हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंदा सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के अतीत से वर्तमान में पार्ट 2 का आंसर क्वेश्चन देख रहे थे। पार्ट का नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी पहले पार्ट का आंसर क्वेश्चन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, जोड़े बनाइए। एक तो पहले तरफ क में सोमनाथ, ख सेनवंश, ग गोपाल, घ कन्नौज, अंग मगध भारत। और दूसरी तरफ पहला में गुर्जर प्रतिहार, दूसरा में लोगों द्वारा चयनित शासक, तीसरा में त्रिपक्षीय संघर्ष, चौथा में है गुजरात, पांचवा में है बिहार। हम लोग इसका मिलान करते हैं। पहले क का जो है कि चौथा होगा सोमनाथ का गुजरात, ख में सेन वंश जो कि बिहार, और ग का जो है कि दूसरा होगा लोगों द्वारा चयनित शासक, ख कन्नौज का जो है कि तीसरा होगा त्रिपक्षीय संघर्ष, अंग मध्य भारत का जो कि पहला होगा गुर्जर प्रतिहार। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे? हम लोग उत्तर देख रहे हैं। दक्षिण के प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे। पहला चेर, दूसरा चोल, तीसरा पांडज, चौथा राष्ट्रकूट, पांचवा चालुक्य। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस समय के राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे? हम लोग उत्तर देखते हैं। उस समय के राजा अनेक प्रकार की उपाधियां धारण करते थे, जो उनके द्वारा जीता हुआ राज्य का राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए देते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्तन इत्यादि। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार और बंगाल में किन वंशों का शासक था? हम लोग उत्तर देखते हैं। बिहार और बंगाल में सेन तथा पाल वंशों का शासन था। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। तमिल के क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? हम लोग उत्तर देख रहे हैं। तमिल के क्षेत्र में कई प्रकार की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था तो डेल्टाइन क्षेत्र में बांध बनाए गए और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी गई। सिंचाई करने के लिए कुओं का निर्माण तेज गति से किया गया। वर्षा का पानी बर्बाद न हो इसलिए उस पानी को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े तालाब एवं पोखरों का निर्माण किया गया। ये सभी काम योजनाबद्ध तरीके से किए गए। इस कार्य के संपादन में राजा के कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय किसानों का सहयोग भी लिया गया। हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज शहर तीन शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कन्नौज शहर तीन शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु मुख्य कारण वहाँ की उपजाऊ मिट्टी थी। कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था, जो कभी हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था। इस नगर पर अधिकार का मतलब था कि वह शासक गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ मैदान पर अधिकार कर लेता था तो राजस्व का एक बड़ा जरिया बनता। यहाँ से तीनों में से किन्हीं दो पर बेहतर ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता था। कन्नौज गंगा के किनारे स्थित था, अतः वहाँ से अधिक व्यापारी कर वसूले जाने की आशा थी। इन्हीं कारणों से कन्नौज गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीनों का केंद्र बिंदु बन गया। हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद गजनवी अपनी विजय अभियानों में क्यों सफल रहा? हम लोग उत्तर देखते हैं। महमूद गजनवी अपनी विजय अभियान में इसलिए सफल रहा क्योंकि यहाँ के राज्य के राजा आपस में लड़ते रहते थे। मोहम्मद गजनवी शुरू से ही लूट अभियानों को अपनाया। उसने जब भी आक्रमण किया तो मंदिरों के साथ बड़े बड़े नगरों को लूटा। उसने कभी भी भारत में अपने शासन की चलाने की बात नहीं सोची। राजपूत यद्यपि शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने आपस में ही लड़ते रहने को अपनी शान समझी। एक राज्य लूटता रहता तो अन्य सभी देखते रहते और अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होते रहते। इस तरह मोहम्मद गजनवी अपनी अभियानों में सफल होता रहा। हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ? हम लोग उत्तर देखते हैं। सामंत शब्द जो सामंत से बना हुआ है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। उस समय की पुस्तकों तथा अन्य अभिलेखों में सामंत को अनेक नाम दिए गए, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा, रावत इत्यादि। उस समय के राजा जब किसी अन्य राजा को युद्ध में होता था तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, लेकिन लगभग 1000 ईस्वी के आसपास युद्ध में हारे हुए राजा को उस स्थिति में उसके राज्य वापस मिल जाते थे जब वह विजय राजा की अधीनता मान लेता था। बदले में उसे कुछ शर्तें भी माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरों में रहने वाला दास है। पराजित राजा विजयी राजा का सामंत कहलाता था। इसी प्रकार सामंतवाद का उदय हुआ। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज
की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी। हम लोग उत्तर देखते हैं, तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत ही भिन्न थी। उस समय राजतंत्र था, राज्य के सभी निर्णय राजा लिया करता था। राज्य से सभी कर वसूल कर उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसका निर्णय राजा लेता था। इसमें अधिकारियों की नियुक्ति राजा करता था। राजा का पुत्र ही पुनः राज्य का राजा बनता था, जबकि आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इसमें जनता द्वारा शासक चुना जाता है। इसमें अधिकारी की नियुक्ति परीक्षा पास करने के बाद होती है। इसमें सभी एक व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। इसमें सभी अपना अलग अलग विभाग होता है। इसमें राज्य और केंद्र के मंत्री अलग अलग होते हैं। सभी जनता द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग प्रश्न 10वां देखते हैं, क्या आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं, आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण कानूनी तौर पर तो दिखाई नहीं देते। अब देखने के लिए तो सामंतवादी व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक नए रूप में परिवर्तित हो गए। आजकल बड़े बड़े बाहुबली किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और कई तो मंत्री बनकर बैठे हैं और लोगों पर बहुत ही अत्याचार करते हैं। आए दिन समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों पर ऐसे समाचार सुनाई पड़ते हैं। हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में मंदिर अपने धन दौलत के लिए काफी प्रसिद्ध थे। भव्यता की दृष्टि से आप अपने पास के मंदिर की तुलना करें। हम लोग उत्तर देखते हैं, धन दौलत की दृष्टि से आज तिरुपति मंदिर तथा शिरडी का साईं मंदिर से हम कर सकते हैं। हमारे आसपास के मंदिरों से यदि तुलना करें तो पटना का महावीर मंदिर किसी भी दृष्टि से भव्यता और धन धान्य से किसी प्रकार से कम नहीं। आधुनिक काल में निर्मित इस मंदिर में आधुनिकता के फूट है। दान दक्षिणा यहाँ भी भारी चढ़ावा चढ़ता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।